तो राजीव, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आपका विश्लेषण सबसे जरूरी हो जाता है जब यूपी की राजनीति की हम बात करते हैं। और ऐसे में मायावती की अब एंट्री इन 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में 2012 के बाद पहली बार पार्टी किसी उपचुनाव में उतर रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं मायावती के इस फैसले को? किसके लिए ये चुनौती खड़ी करता हुआ उनका ये फैसला दिख रहा है? क्या बीजेपी के लिए, जिसके लिए अब तक मायावती को बीजेपी की बी टीम करार दिया जाता था, या फिर सपा के लिए, जहां पर मायावती का वोट बैंक शिफ्ट हुआ हालिया लोकसभा चुनाव में? किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए पूजा, आमतौर पर मायावती और बीएसपी उपचुनाव से अपने आप को दूर रखती थी। और अगर आप देखें तो 2022 में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए 2 सीटों पर, रामपुर और आजमगढ़ में, तो उन्होंने रामपुर में अपना कैंडिडेट नहीं दिया, आजमगढ़ में अपना कैंडिडेट उपचुनाव का दिया। और उनके कैंडिडेट को जो वोट मिले उसकी वजह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 8000 वोटों से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए और 2 लाख से ज्यादा वोट बीएसपी को वहां पर मिले थे। और दोनों सीटें उपचुनाव की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। रामपुर में वो चुनाव नहीं लड़ी। एक बात तो ये है, और दूसरी बात यह है कि बीएसपी के जो कैंडिडेट उस बार बाय इलेक्शन लड़े थे, वो इस इलेक्शन से पहले, उत्तर प्रदेश के 2024 इलेक्शन से पहले, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और इस बार जो वहाँ से चुनाव लड़े आजमगढ़ से बीएसपी के कैंडिडेट, वो उनके वोटों की संख्या वैसी नहीं थी। अगर विधानसभा चुनाव जो 2022 के विधानसभा चुनाव देखें, पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर सिर्फ 1 सीट बीएसपी को मिली, और वो रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह को मिली। और वो जीत बीएसपी से ज़्यादा उमाशंकर सिंह कैंडिडेट की मानी जाती है। तो विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन ऐसा रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन ऐसा रहा कि 19 में 10 सीटें थीं और 24 में 0, यानी लोकसभा में कोई आवाज़ बीएसपी की नहीं है। और दूसरी तरफ जो नगीना और बिजनौर सहारनपुर का जो बेल्ट, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, ये जो पूरा बेल्ट है, ये बीएसपी का सबसे तगड़ा बेल्ट माना जाता था। इस बार के 24 के लोकसभा चुनाव में वहाँ भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और यहाँ तक कि नगीना की सीट चंद्रशेखर ने जीती आज़ाद समाज पार्टी के, और वहाँ बीएसपी को इतना कम वोट मिला जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो बीएसपी के वोटों में अगर 2014 से लेकर लगातार 24 तक देखेंगी तो लोकसभा के चुनाव में उनका वोट प्रतिशत करीब करीब 10% कम हो चुका है। और जिस तरह से पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया और इंडिया ब्लॉक को जिस तरह से उनके वोटों का फायदा हुआ, यानी बीएसपी का जो वोट था वो शिफ्ट हुआ ज़्यादातर इंडिया गठबंधन को, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का वो नतीजा आया जिसकी कल्पना उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत अकेले दम पर बीजेपी को लाने में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने ब्रेक लगाया। तो अब सवाल ये उठता है, ये एक फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि इससे सबसे ज़्यादा जो चर्चा चली वो ये कि उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी एक समय में रही बीएसपी, क्या उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खोते हुए सिमटती जा रही है। और उसमें मायावती के तमाम उन फैसलों पर सवाल उठाए गए, जिसमें आकाश आनंद को सीतापुर में भाषण देने के बाद उन्होंने सिर्फ ना वो पद से हटाया, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही उनको दूर कर दिया, उनकी सारी रैलियों पर पाबंदी लगा दी। और उसके बाद में नतीजों के आने के बाद फिर उनको उसी जगह स्थापित कर दिया। अब मायावती दूसरे मोड में है। अब मायावती उपचुनाव लड़ने जा रही है इन 10 सीटों पर। और जहां तक मुझे अंदाजा है कि चंद्रशेखर भी आज़ाद समाज पार्टी से इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहां लड़ेंगे ये तो कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन वो भी चुनाव लड़ेंगे। और चंद्रशेखर एक अकेले पार्टी के नेता के सांसद के तौर पर आप देख ही रही हैं, जो सेशन हुआ उसमें उनकी मौजूदगी। तो अब बीएसपी एक मजबूत ताकत, बीएसपी उत्तर प्रदेश में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसकी ज़मीन जो सरकती और दरकती जा रही है, मायावती उस ज़मीन को पाने की पूरी जद्दोजहद कर रही हैं। मुझे पता ये चला है कि 3 सीटों पर उम्मीदवार वो बहुत जल्दी घोषणा भी कर देंगी। उन्होंने ये 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का फैसला किया। अब बात यह है कि इससे नुकसान फ़ायदा किसको होगा। अगर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर आप देखें, बहुत सारे लोग, 2 तरह की बातें हैं आंकड़ों के हिसाब से, कि अगर बीएसपी को वोटों को आप देखें
तो 16 सीटें ऐसी थी जो बीएसपी के वोटों को आप हटा दें या उसको कम कर दें थोड़ा सा, तो इंडिया गठबंधन को वो 16 सीटें मिल जाती। लेकिन बीजेपी को भी बहुत सारी ऐसी सीटें मिल जाती अगर बीएसपी के वोटों को, तो उसमें नतीजों के लिहाज से आप ये नहीं कह सकती कि जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने बीजेपी की मदद की या नहीं, उससे उनका खुद का नुकसान ज़्यादा हुआ है बजाय इसके कि उनकी वजह से कोई जीता कोई हारा है, और उनकी पार्टी का नुकसान हुआ है। और आज की तारीख में अभी भी मैं तो बहुत सारे दलित गांवों और वोटरों के बीच में जाता रहता हूं, आज की तारीख में भी वो अपने वोट बैंक की सबसे लोकप्रिय नेता हैं और सबसे ज़्यादा विश्वास उनके ऊपर है। लेकिन चूंकि भारत की राजनीति की जो दिशा और दशा चल रही है वो आमने सामने की टक्कर में हो रही है, उसमें जो तीसरी शक्ति जो है वो हर जगह, ज़्यादातर आप देखें विधानसभा चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक, तो जो तीसरी शक्ति है वो कहीं ना कहीं, अगर आप एक तरफ एनडीए को देखें 292 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 240 सीटें, तो 532 सीटें 43 में से तो आमने सामने की टक्कर वालों ने जीती है। तो ऐसे में ये देखना इस बार दिलचस्प होगा कि मायावती के जोर शोर से उपचुनाव में उतरने के बाद ये लड़ाई त्रिकोणीय होगी और मायावती अपने वोटों को दोबारा, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती और संकट ये सामने खड़ा हुआ है कि संविधान के नाम पर, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जो नारा दिया गया, उससे इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी हाल के दिन में SC रिजर्वेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो न्यूज़ में, चाहे उसकी चर्चा ज़्यादा ना हो रही हो या लोग उसकी गंभीरता को न ले रहे हो, लेकिन उस समाज में उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है और उसका इम्पैक्ट इस चुनाव में वोटिंग में देखने को मिल सकता है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि मायावती ने यह फैसला किया है। लेकिन ये कहना कि वो किसको मदद करेंगी और किसको नुकसान होगा, ये चुनाव में उम्मीदवारों के उतरने के बाद और चुनाव के ऐलान के बाद ही इसका कोई आकलन किया जा सकता है। ठीक है।